तो चलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान अध्याय 4 का वे 20 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर जो वर्ष 2025 में यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये इतना उपयोगी है कि आप जो बोर्ड का जो पेपर देंगे उसमें से जो आपका एमसीक्यू आएगा, संभावित हुए प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए लाइव क्लास लेकर आए हैं ओमकार मौर्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। 20 प्रश्नों का ये अभ्यास उत्तर है और आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके एक बेहतर समझ प्रदान करेंगे। चलिए देर न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई? देखिए आपको सवाल बहुत सरल सा लग रहा है आपको कि क्या गजब बेइज्जती है, क्या ही बेइज्जती है, क्या ही सवाल दिया गया है। तो पहले बात मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि जो आयोग होता है बोर्ड का, जो बोर्ड पेपर करवाता है, वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का सवाल नहीं देता है, वो बहुत सामान्य सवाल देता है। हो सकता है कि 20 सवाल जो आपके होंगे उसमें से 2-4 सवाल थोड़े से कठिन लग सकते हैं। सामान्यतः जो 15 प्रश्न होंगे वो सामान्य प्रश्न होंगे, इसलिए आप बिना किसी चिंता के आप सामान्य प्रश्नों को सॉल्व करें। तो दूसरा, बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा जब इतने सीधे सीधे साधे सरल पूछे जा रहे हैं तो पढ़ने की क्या वजह, बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बेसिक प्रश्न में बेसिक जो प्रश्न होंगे उसमें भी कुछ हार्ड प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बेसिक टू हार्ड होगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा गांधी जी की हत्या किसने की, कब की थी, नेहरू जी का देहांत कब हुआ था, इंदिरा गांधी का देहांत कब हुआ, इस तरह के प्रश्न आमतौर पे पूछे जाएंगे। तो फालतू की बातें ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए आते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई? ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले कौन प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले कौन से प्रधानमंत्री रहे, किस प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो आपका ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि गुटनिरपेक्ष क्या होता है। जैसा कि जानते हैं कि 1945 के बाद दो गुटों का आरंभ हुआ, एक पूंजीवाद और एक समाजवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका करता था, जबकि समाजवाद का नेतृत्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, उसका नेतृत्व करता था। और जब गुट निरपेक्ष आया तो हमने अब जो उस समय जो देश थे, जैसे भारत, अन्य देश थे, उनको ये चयन करना था तो किसके गुट में जाना चाहते हैं, क्या वो अमेरिका के पास गुट में जाना चाहते हैं या सोवियत संघ के पास? तो हमने गुट निरपेक्ष रखा कि भैया हम तो दोनों का स्वागत करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तो भाई दोनों का स्वागत करेंगे, दोनों आए हम तो दोनों का स्वागत करेंगे। तो गुट निरपेक्ष की नीति हमने अपनाए। तो गुट निरपेक्ष की हमने एक तरह से नीति अपनाए। तो यहाँ पर क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, तो यहाँ पर एक शब्द है आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन आया है, गुट निरपेक्ष नहीं है। यहाँ देखिए शब्द है आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो वह गुट निरपेक्ष नीति अलग है, यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात चल रही है। क्या यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात चल रही है, तो वो अलग है गुट निरपेक्ष, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन अलग है। तो आपके ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1981। तो सही उत्तर है बी 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका प्रश्न संख्या 3, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो बेलग्रेड में, कारिया में, नई दिल्ली में और जकार्ता में। तो बेलग्रेड में क्या गुट निरपेक्ष नीति की आंदोलन हुई, यानी बेलग्रेड जो था जहाँ पे गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, यानी जो वो नेता जो पूंजीवाद और समाजवाद है दोनों के गुण लेना चाहते थे। क्या करना चाहते, दोनों के गुण लेना चाहते थे, दोनों को गुण लेना चाहिए। उसके लिए 3 नेता भारत के और 2 देश के अन्य नेता थे, उन्होंने क्या क्या कहा, बेलग्रेड में एक क्या क्या था, समझौता किया था, एक तरह से सम्मेलन हुआ था, तब से गुट निरपेक्ष आमतौर पर प्राप्त हुआ था। एक बात बता दूं, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है
ये इसी को लेकर है, पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर। लेकिन भारत ने 1947 में ही क्या गुटनिरपेक्ष क्या क्या किया था, प्रारंभ कर दिया था। हमने आजादी से समय से ही हमने अपने विदेश नीति को गुटनिरपेक्ष रखा। लेकिन 1961 में वैश्विक स्तर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला, जिसमें हमने कहा कि समाजवाद पूंजीवाद को बिना किसी भेदभाव को दोनों को समान रूप से हम वरीयता देंगे। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। और गुटनिरपेक्ष क्या था? गुटनिरपेक्ष ये था कि किसी भी गुट में को साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को लेकर चलेंगे। तो गुटनिरपेक्ष भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर आंदोलन पूछ रहा है। आंदोलन का मतलब ये हुआ कि भैया हम दोनों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को समान लेकर चलेंगे। गुटनिरपेक्ष का भी मतलब यही हुआ कि हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, भेदभाव नहीं चलेंगे। और आंदोलन जो हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर था, बहुत सारे देशों ने इसको माना था। अफ्रीका के बहुत सारे देश इसको मानते हैं, इसमें गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता कौन सा देश है? यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो ऑप्शन सी अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। व्यापारिक साझेदार है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर चीन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। भारत और चीन के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1984। देखिए, भारत चीन से दो युद्ध हुए, एक हुआ था 1962 में, एक हुआ था 1967 में। 1967 का युद्ध था, एक तरह से यह चीन के द्वारा भारत को धोखा देना था, चोरी छुपे चीन का भारत की जमीन पर कब्जा करना था, चोरी छुपे भारत से युद्ध करना था। एक तरह से ऐसा युद्ध था जो अचानक, एक तरह से कह सकते हैं कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया था, क्योंकि हम चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चीन के साथ हमेशा हमने व्यापार नीति बनाई, हमेशा शांति किए, लेकिन चीन ने ही हमारे पीठ में क्या कहा था, खंजर मारा था। दूसरा युद्ध 1967 में हुआ था। ठीक है, तो दो युद्ध हुआ था। 1967 का युद्ध हमने जीता था, 1962 का युद्ध जो कि धोखा था, बेईमानी, और बेईमानी में स्वाभाविक सी बात है कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश हार सकता है, तो उसमें हमारी पराजय हुई थी। प्रश्न संख्या 6, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध किस मुद्दे से संबंधित था? यानी भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी बंगाल की आजादी, ऑप्शन सी जल विवाद और ऑप्शन डी व्यापार विवाद। तो देखा जाए तो ये बात सही है कि भारत और पाकिस्तान में कश्मीर का विवाद है, लेकिन एक बात यह हमेशा याद रखिए, कश्मीर जो है भारत का है और भारत का ही रहेगा। कश्मीर विवाद चीन हमेशा खड़ा करता है, जबकि कश्मीर तो हमारा ही है। और दूसरा मुद्दा था बंगाल की आज़ादी, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी आज़ादी को लेकर ये एक तरह से युद्ध था, मुद्दे से संबंधित था। यानी 1971 जो युद्ध था बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर क्या था, यह मुख्य रूप से युद्ध आमतौर पे था, और हमने जो कि उसको स्वतंत्र भी कराया था पाकिस्तान के अत्याचारों से। प्रश्न संख्या 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पंचशील सिद्धांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए पंचशील सिद्धांत की स्थापना जो है का, तो 7वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पंचशील सिद्धांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1971। उत्तर है आपका 1954। यानी पंचशील सिद्धांत की स्थापना कब हुई थी? 1954। यानी पंचशील सिद्धांत का हम 5 चीजों को मानते थे कि किसी देश का आंतरिक मुद्दे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, व्यापार का समझौता, व्यापार बढ़ाएंगे, आपसी लेन देन करेंगे, किसी के आंतरिक सीमा में हस्तक्षेप या उससे युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह की 5 चीजें थी पंचशील के सिद्धांत में। ठीक है, 8वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार कब किया था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2000। अब आप लोग के मन में वो सवाल उठ रहा होगा, परमाणु परीक्षण तो जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय भारत ने पोखरण परीक्षण किया था, परमाणु बम का परीक्षण किया था। तो ये तो उस समय का कोई समय ही नहीं है। तो आपको बता दूं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जहांगीर होमी भाभा, जिन्होंने सपना देखा था भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने का, लेकिन
उन्होंने 1974 के समय ही हमने परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन वो परमाणु परीक्षण तो हमने सफल कर लिया था। हमारे पास परमाणु परीक्षण की ताकत आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी हम क्या न्यूक्लियर मिसाइल परमाणु बम बनाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ था। और जहांगीर होमी बाबा का सपना किसने पूरा किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और 2000 में हमने जो है परमाणु परीक्षण हमने जो आमतौर पर किया था लगभग में। ठीक, प्रश्न संख्या 9, भारत रूस संबंध में सबसे अधिक किस क्षेत्र में सहयोग होता है? भारत रूस संबंधों में सबसे अधिक किस क्षेत्र में सहयोग होता है? ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी रक्षा के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी कृषि के क्षेत्र में। देखा जाए तो रूस हर क्षेत्र में हमारे भारत की मदद करने के लिए तैयारी होता है, लेकिन भारत की मदद रूस सबसे ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में करता है। किसके क्षेत्र में करता है? रक्षा के क्षेत्र में करता है। और आज से आजादी के समय से ही करता आ रहा है। प्रश्न संख्या 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 2010। तो भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता हुआ था वर्ष 2008 में। यह नागरिक समझौता क्या था? यह समझौता क्या था, इसको मैंने विस्तार से पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। शिमला समझौता क्या है, इसको भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, लेकिन संक्षिप्त में बता दूं। 1972 में, जैसे जानते हैं 1971 में जब हमने युद्ध जीता था, और जब युद्ध जीतने के बाद फिर समझौता हुआ था, संधि हुआ था, उसको ही शिमला समझौता हम कहते हैं। भारत पाकिस्तान का 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था। भारत चीन सीमा विवाद का मुख्य क्षेत्र कौन सा? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका से उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। देखा जाए तो लद्दाख भारत का है, सभी क्षेत्र भारत के हैं, लेकिन जो चीन है ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका, वो कहता है लद्दाख उसका है। लद्दाख को उसने जबरन कब्जा करके रखा है, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है कि उसका है, जबकि यह भारत का ही है। हमेशा कब्जा करने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन जो है जमीन का भूखा नंगा प्यासा है। चीन की सीमा 11 देशों से लगती है, और हर देश से वो जमीन का झाड़ा करता है। चीन ऐसा दुनिया का देश है। भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद किस नदी पर है? ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश का जो नदी जल विवाद है किस नदी पर? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी, और ऑप्शन ए गंगा नदी पर। गंगा नदी पर भारत और बांग्लादेश का विवाद रहता है जल का, लेकिन नॉर्मल रहता है, छुटपुट होता है। सब्जी में नमक जितने जो होता है विवाद आमतौर पर रहता है। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 14वां प्रश्न, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कब सदस्यता प्राप्त की? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन सी 1960। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता 1945 में ही प्राप्त कर लिया था। और यूएनओ हमको स्थायी सदस्यता हमको मिल रहा था, लेकिन उस समय जो हमारे राजनेता थे और चीन के साथ हमारा अच्छा खासा संबंध था, इस वजह से जो स्थायी सदस्यता था वो हमने चीन को दे दिया। और चीन नहीं क्या क्या हमारे पीठ में क्या क्या खंजर मारा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 15 है, देखते हैं क्या है। भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? यानी भारत और श्रीलंका को मजबूत करने के लिए, भारत और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए ताशकंद समझौता, ऑप्शन बी शिमला समझौता, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका समझौता, ऑप्शन डी पंचशील समझौता। तो पहला बता दें भाइयों, ये दो समझौते हैं पाकिस्तान के युद्ध के समय हमने शांति समझौता किया था। ताशकंद 1962 में, सॉरी 1965 में, और शिमला 1971 में, 1972 में हुआ था। ये 1965 का समय था, ये 1972 में हुआ था। ये 1971 का युद्ध का समझौता है, ये 1965 का युद्ध का समझौता है। भारत श्रीलंका हमने समझौता किया था। अब पंचशील समझौता, तो पंचशील को तो हम तो पूरी तरह से हर देश पर लागू करते हैं कि भैया हम आपके देश में हमला नहीं करेंगे। नो फर्स्ट वार पॉलिसी में लागू है कि जब तक कोई देश हमारे देश में हमला ना करे हम हमला नहीं करेंगे। व्यापार को बढ़ावा देते हैं, आंतरिक शांति करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये सभी चीज़ों को पंचशील समझौते के साथ हम अपने दुश्मन देश के साथ भी मानते हैं।
इस बात को हमेशा याद रखिए, भारत हमेशा आगे रहता है अपने दुश्मन से भी व्यापार करने के लिए, क्योंकि हम हमेशा शांति चाहते हैं, हम हमेशा शांति प्रिय देश है, कभी भी हम किसी देश से बैर नहीं करते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, हमारे जैसे सब है ही नहीं, क्या करें। चलिए प्रश्न संख्या 16, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका। तो ऑप्शन सी काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहां पर क्या है, वहां पर जो है दक्षेस की राजधानी है। चलिए मुख्यालय, राजधानी नहीं, मुख्यालय आमतौर पर है। भारत ने लुक ईस्ट नीति कब शुरू की थी? 1990 में, बी 1991 में, सी 2000 में, डी वर्ष 2005 में। तो इसका सही उत्तर है 1991 में। देखिए 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उसके बाद से हमारे यहाँ देश में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट आया, और इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए हमने क्या किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी को हमने अपनाया था। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने क्या किया था कि जो एशिया है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे देश है, थाईलैंड, कम्बोडिया, इन देशों से हमने व्यापार, साझा व्यापार, हमने बहुत सारी चीजों को हमने बढ़ावा दिया। तो हमने क्या किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी को हमने लाया था 1991 में। 18वां प्रश्न है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश? ऑप्शन ए चीन, सॉरी ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो पहली बात तो अमेरिका करता है, ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर हम उससे हथियार नहीं खरीदते। चीन तो हमारा दुश्मन है, रूस से हम लेते हैं, फ्रांस से हम फाइटर वाइटर जट लेते हैं, बड़े पैमाने पर हम रूस से ही लेते हैं अपने हथियार। प्रश्न संख्या 19, 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में परमाणु का पोखरण हमने किया था। देखिए अभी मैंने बताया था 2000 में हुआ था, तो गलत था डेट, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम था। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम के द्वारा क्या किया गया था, 1998 में पोखरण परीक्षण किया गया था। मैंने लगभग में कहा था ना, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम था, अभी एग्जैक्ट है 1998। तो 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कब किया था? मई में, ऑप्शन ए, बी जून में, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी अगस्त में। तो मई उसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20, किस देश के साथ भारत का सबसे पुराना मैत्री संबंध है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव। तो मालदीव के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है, मालदीव के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। और कहते हैं ना कि रोटी और बेटी का संबंध बहुत गहरा होता है। दूसरी बात, पीडीएफ पाने के लिए आप ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ पीपीटी दोनों आपको दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, गलती से हमारे चैनल पे यदि आप नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ साथ ये प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण है, और अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध की मुख्य अवधारणाओं पर आधारित है। और ये जो प्रश्न थे, ये प्रश्न ऐसे थे जो ना केवल आपके एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर समझ देगा, जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा आप लिख पाओगे। तो पेपर में अच्छा तभी लिख पाएंगे जब चीज़ों पर आपको बेहतर समझ रहे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर, 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर, लेकिन उसके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।